हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका पार्ट 41 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 40 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक एलडीसी एंड अदर वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा काव्य रचा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पवार राजाओं के समय रचा गया गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, मानोदय काव्य सभी रचे गए। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, पवार राजाओं के काल में गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य और मानोदय आदि अनेक काव्य रचे गए। और इनमें सबसे प्राचीन काव्य कौन सा है? इनमें सबसे प्राचीन काव्य है मानोदय काव्य। देखिए, गढ़ राजवंश काव्य की बात करें तो गढ़ राजवंश काव्य इसके रचनाकार कौन है? मौला राम। और गढ़ राजवंश काव्य मौला राम की किस भाषा की? ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। और मानोदय काव्य की बात करें तो मानोदय काव्य की रचना किसने की? कवि भरत ने मानोदय काव्य की रचना की। और किस भाषा में इस काव्य की रचना हुई? नोट कर लीजिए, संस्कृत भाषा में मानोदय काव्य की रचना हुई। और देखिए, मानोदय काव्य की रचना पवार शासक मानशाह के शासनकाल में हुई। और इस काव्य में मानशाह को सूर्य के समान तेजस्वी और राजा बलि के समान दानवान बताया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली किसके समय शुरू हुई? देखिए, कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली जो है ये किसके समय शुरू हुई? ये शुरू हुई चंदों के समय। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, चंद शासन काल में प्रधान जो होता था ये हर गांव में होता था और यह कौन सा काम करता था? माल गुजारी वसूल करता था प्रधान। और प्रधान का पद जो होता था ये चंद शासनकाल में वंशानुगत होता था। और प्रधान के नीचे क्या होता था? प्रधान के नीचे कोटल होता था जो कि प्रधान के लेखक का काम करता था। और देखिए, चंद शासनकाल में भूमि की माप की इकाई की बात करें तो चंद शासनकाल में भूमि की माप की इकाई क्या होती थी? नाली होती थी। इसके अलावा देखिए, जूला होता था, अधाली व मसा। तो ये सारे जो इकाइयां हैं ये चंद शासन काल में भूमि की माप की इकाइयां थी। और देखिए, चंदों का राज्य जो था ये 2 मंडलों में बटा था। चंदों का राज्य 2 मंडलों में बटा था। पहला मंडल जो था ये सामंतों के अधीन था। किसके अधीन? सामंतों के अधीन था। और दूसरा मंडल जो था ये राजा द्वारा शासित था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, हरिद्वार में चंडी देवी का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया सुचेत सिंह ने। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चंडी देवी मंदिर शिवालिक श्रेणी के नील
शिखर पर स्थित है। किस शिखर पर? नील शिखर पर ये स्थित है और इस मंदिर को वर्ष 1929 ईस्वी में सुचेत सिंह ने बनाया था। देखिए चंडी देवी मंदिर में रोप वे का निर्माण भी किया गया। तो किस वर्ष? वर्ष 1997 ईस्वी में चंडी देवी मंदिर में रोप वे का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन किसी एग्जाम में, उत्तराखंड के ही, तो आप इसको ध्यान रखें। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौल पदम। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कौल पदम कहा जाता है। और देखिए जो ब्रह्म कमल है इसको हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। इसके वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अवलेटा। सोसूरिया अवलेटा ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है और स्थानीय नाम है इसका कौल पदम, ये ध्यान रखेंगे। देखिए ब्रह्म कमल की जो विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं ब्रह्म कमल की विश्व में, जबकि राज्य में इसकी कितनी प्रजातियां? 24 प्रजातियां पाई जाती है, ये ध्यान रखिए आप। देखिए ब्रह्म कमल के फूलों के जो खिलने का समय होता है ये जुलाई से लेकर सितंबर तक होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अन्नपूर्णा मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए अन्नपूर्णा मंदिर जो है ये किस जनपद में स्थित है? ये है उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अन्नपूर्णा मंदिर उत्तरकाशी के भैरव चौक गली में स्थित है। उत्तरकाशी जनपद के भैरव चौक गली में स्थित है अन्नपूर्णा मंदिर। और देखिए उत्तरकाशी में एक और मंदिर है, प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर है ये विश्वनाथ का मंदिर जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। और विश्वनाथ मंदिर ये किस शैली में बनाया गया है? ये बनाया गया है कत्यूरी शैली में। कत्यूरी शैली का बना मंदिर है ये विश्वनाथ मंदिर। और इस मंदिर से त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ। तो उत्तरकाशी के किस मंदिर से त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ, ये पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। ये मंदिर कौन सा है? विश्वनाथ मंदिर, जो कि कत्यूरी शैली में बना है और यहाँ से त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में किसान रत्न योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए उत्तराखंड में किसान रत्न योजना इसकी शुरुआत की गई वर्ष 2010 में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करने वाला चंद शासक कौन था? देखिए अजय पाल से संधि करने वाला कौन चंद शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति चंद। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 1488 ईस्वी में गद्दी में बैठा। कब बैठा? 1488 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। और कुमाऊं के राजा कीर्तिचंद ने अजय पाल को किस युद्ध में हराया था? बधानगढ़ के युद्ध में। बधानगढ़ के युद्ध में हराया था कीर्तिचंद ने अजय पाल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो कुमाऊं के किस राजा ने अजय पाल को बधानगढ़ के युद्ध में हराया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीर्तिचंद। कीर्तिचंद ने राज्य विस्तार में 12 मंडल कीर्तिचंद ने राज्य विस्तार में 12 मंडल व विसौदी, ध्यान रखिएगा 12 मंडल, यहाँ पे नोट कर लेती हूँ मैं, 12 मंडल व विसौद 12 मंडल व विसौद आदि अपने राज्य में
इनको मिला लिया था, 12 मंडल को और विसौद को कीर्ति चंद ने राज्य विस्तार में, ये ध्यान रखेंगे, कीर्ति चंद ने राज्य विस्तार में 12 मंडल व विसौद आदि को अपने राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मीठी मूलियों का शहर किसे कहा जाता है? देखिए, उत्तराखंड में मीठी मूलियों का शहर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्वाराहाट। द्वाराहाट को मीठी मूलियों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, द्वाराहाट के पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या था? लखनपुर। लखनपुर इसका पुराना नाम है। और द्वाराहाट को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। हिमालय की द्वारिका भी द्वाराहाट को ही कहा जाता है। और कत्यूरी राजाओं ने यहाँ 30 मंदिरों के समूह का निर्माण कराया था। द्वाराहाट में 3 वर्ग के मंदिर हैं। 3 वर्ग के यहाँ पर मंदिर हैं। तो इसका कौन कौन से ये 3 वर्ग हैं नोट कर लीजिए। कचहरी, एक है कचहरी, दूसरा है मनिया और तीसरा है रत्नदेव। रत्नदेव। द्वाराहाट में 3 वर्ग के मंदिर हैं, कचहरी, मनिया व रत्नदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कैची धाम मंदिर किस जनपद में स्थित है? माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गला खराब है आज। प्रसिद्ध कैची धाम जो है ये किस जनपद में स्थित है, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैनीताल जनपद में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। प्रसिद्ध कैची धाम मंदिर किस जनपद में? नैनीताल जनपद में है। कैची धाम में नीम करौली बाबा का मंदिर है और इस धाम में 15 जून को विशाल भंडारा लगता है। नीम करौली बाबा कैची धाम में 1962 ईस्वी में, वर्ष 1962 ईस्वी को आए थे। और नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था पूछा जाता है। ये नाम आप नोट कर लीजिए। इनका वास्तविक नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। लक्ष्मी नारायण शर्मा इनका वास्तविक नाम था, नीम करौली बाबा का। और ये आगरा के फिरोजाबाद से नैनीताल आए थे। कहाँ से आए थे? नीम करौली बाबा आगरा के फिरोजाबाद से आए थे। फिरोजाबाद के थे ये और आगरा के फिरोजाबाद से ये नैनीताल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? देखिए, वीडियो आप शेयर कर दीजिए फटाफट से, जल्दी से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचानी है गाइस। सबको इसका जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए। आपसे कल मैंने कहा था कि हिंदी की क्लास किसको चाहिए, तो मुश्किल से 4-5-6 लोगों ने कमेंट किया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए जिन लोगों को ये क्लास चाहिए हिंदी की। तो कल से शुरू करेंगे हम। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। जब ज़्यादा कमेंट, एटलीस्ट आप 100 लोग कमेंट करें तभी तो आपके लिए क्लास चलाई जाएगी ना। तो 4-5 लोग मुश्किल से कमेंट करते हैं जो हमारे डेली व्यूअर होते हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप सभी से लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कीजिए कि कितने बजे आपको हिंदी की क्लास चाहिए। तो देखिए, निम्न में से बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? कौन सा पर्वत है ये जहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर व नारायण पर्वत। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस मंदिर के पास नर व नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियां हैं। सतयुग में बद्रीनाथ क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो नोट कर लीजिए, सतयुग में बद्रीनाथ क्षेत्र को कहा जाता था मुक्ति प्रदा। पुराणों में बद्रीनाथ को योग से प्रदा, बद्रिकाश्रम व विशाला कहा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बताए जाते हैं ये नोट जरूर कीजिएगा। बद्रिकाश्रम भी इसको कहा जाता है। बद्रिकाश्रम नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आयोग से, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट नोट कर लीजिए, किसको क्या कहा जाता है, किसका प्राचीन नाम क्या है और किसको
क्या कहा जाता है, ये आपको पता रहना चाहिए। अगला देखिएगा, उत्तराखंड का कौन सा नगर हरित क्रांति की जन्मस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की जन्मस्थली के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो ये नगर है आपका पंतनगर, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर इस नगर का नाम पड़ा पंतनगर का, और यह नगर किस जनपद में स्थित है, उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर जनपद में ये स्थित है पंतनगर। और देखिए वर्ष 1960 ईस्वी में नेहरू जी ने पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई, पंतनगर में हुई। और वर्ष 1972 ईस्वी में, वर्ष 1972 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय का नाम गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया। और देश में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है ये पंतनगर विश्वविद्यालय को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के दूध का कटोरा किसे कहा जाता है। देखिए उत्तराखंड के दूध का कटोरा किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है दूधा तोली को, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तराखंड का पामीर दूधा तोली श्रृंखला को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर, पौड़ी, चमोली व अल्मोड़ा जिले में फैला है। दूधातोली श्रृंखला से कितनी नदियाँ, 5 नदियों का उद्गम होता है। और ये 5 नदियाँ कौन कौन सी है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, कई बार बता चुकी हूँ मैं इसका आंसर। अगला देखिए, स्थानीय भाषा में निम्न में से किस ऋतु को स्क्याल कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में किस ऋतु को स्क्याल कहा जाता है, ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। स्थानीय भाषा में किस ऋतु को स्क्याल कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी से इसका आंसर करके बताइए कमेंट सेक्शन में। स्थानीय भाषा में किस ऋतु को स्क्याल कहा जाता है, तो ये कौन सी ऋतु है, ये है आपकी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में स्क्याल कहा जाता है। और देखिए ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु को स्थानीय भाषा में कहा जाता है क्या, रूरी, रूरी कहा जाता है। और शीत ऋतु को क्या कहा जाता है, शीत ऋतु को कहा जाता है ह्युंद। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको ज़रूर नोट कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये बताना है कि बसंत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसून जोशी किससे संबंधित हैं। देखिए प्रसून जोशी जो हैं ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है फिल्म प्रमाणन से, ऑप्शन फोर्थ तो बिल्कुल राइट आंसर है। प्रसून जोशी मूल रूप से ये दनिया गांव अल्मोड़ा, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, दनिया गांव, यहाँ के ये निवासी हैं। और ये एक लेखक, गीतकार और द एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध प्रसून जोशी जो हैं ये फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, जो आपके प्रसून जोशी हैं ये क्या हैं, ये एक लेखक भी हैं, गीतकार भी हैं, और द एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा फिल्म सेंसर बोर्ड के ये चेयरमैन भी बनाए गए हैं प्रसून जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में किन हिमालयी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा, इन हिमालयी क्षेत्रों में से सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, ये आपको बताना है कि वर्षा ऋतु में इन हिमालयी क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है। जो आपके 3 ऑप्शन दिए हैं ना, बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, मध्य हिमालय, तो इन तीनों हिमालय में से सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, किस हिमालय में होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बाह्य हिमालय। वर्षा ऋतु में इन तीनों हिमालयों में से बाह्य हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए शिवालिक को ही बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी इसको कहा जाता है। और शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी होती है, 700 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई होती है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक हिमालय क्षेत्र में होती है, और यहाँ 200 से लेकर 250
250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितने से कितने सेंटीमीटर तक, ये भी ध्यान रखिए, 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं इस सीरीज़ के, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी कन्या योजना कब शुरू हुई थी? नंदा देवी कन्या योजना ये शुरू हुई किस वर्ष? वर्ष 2009 में। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देखिए, वर्ष 2017 को राज्य सरकार द्वारा नंदा देवी कन्या धन योजना और एक है आपका गौरा देवी कन्या धन योजना, गौरा देवी कन्या धन योजना और नंदा देवी कन्या धन योजना, इनको मिला दिया गया। तो वर्ष 2017 को राज्य सरकार द्वारा नंदा देवी कन्या धन योजना और गौरा देवी कन्या धन योजना को मिलाकर नंदा गौरा योजना शुरू की गई। ये आप ध्यान रखेंगे। कब हुई नंदा गौरा योजना की शुरुआत? कब हुई? 2017 में। पहले नंदा देवी कन्या धन योजना की शुरुआत हो गई थी 2009 में, और इन दोनों को मिलाकर नंदा गौरा कन्या धन योजना इसका नाम रखा गया, और ये योजना शुरू की गई वर्ष 2017 में। इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इस योजना का संचालन महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्वारखा गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो मैंने बता दिया है इसका आंसर कई बार, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं ग्वारखा गुफा ये किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ग्वारखा गुफा से संबंधित। ग्वारखा गुफा ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलकनंदा। ग्वारखा गुफा अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। देखिए, आप रिलेट करके भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, गोरी और काली नदी ये तो ग्वारखा गुफा से संबंधित नहीं है। ग्वारखा गुफा कहाँ पर है? ये है चमोली में। तो चमोली में कौन सी नदी बहती है ये आप सोच के बताइएगा कि मंदाकिनी नदी कहाँ पे बहती है? ये तो नहीं बहती है, ये रुद्रप्रयाग में बहती है शायद, मेरे ख्याल से। मंदाकिनी नदी जो है ये आपके कहाँ पर? रुद्रप्रयाग में बहती है। और जो अलकनंदा नदी है ये बहती है आपके चमोली में। तो आप रिलेट करके भी आंसर करेक्ट कर सकते हैं। ग्वारखा गुफा भी है आपके चमोली में, तो अलकनंदा नदी के किनारे ये स्थित हो जाएगा। इसका राइट आंसर है अलकनंदा। तो आप ऐसे भी इसका राइट आंसर कर सकते हैं। और जो आपका ग्वारखा गुफा है ये किस जनपद में है? चमोली में है, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ से मानव भेड़ बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले हैं, जिसमें से 8 चित्र जो हैं ये किसके थे? इनमें से 41 चित्रों में से 8 चित्र जो थे ये किसके थे? मानव के थे। ग्वारखा चित्रों का मुख्य विषय क्या है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि गोरखा जो चित्र हैं इनका मुख्य विषय क्या था। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अगला देखिएगा, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष बंद हुआ था? तो अल्मोड़ा अखबार जो है इसका प्रकाशन बंद हुआ था वर्ष 1918 में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 1871 में 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार का संपादन शुरू हुआ। कहाँ से? अल्मोड़ा से। और इस पत्र का जीवन काल 1918 तक यानी 48 वर्षों तक रहा। 48 वर्षों का जीवन काल था अल्मोड़ा अखबार का। और 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक थे बुद्धि वल्लभ पंत। बुद्धि वल्लभ पंत। और देखिए, अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया वर्ष 1918 में। और अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद कौन सा? शक्ति अखबार का पहला अंक अक्टूबर 1918 ईस्वी को निकला था। तो आपका जब अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बंद हो गया तो कौन सा अखबार निकला? शक्ति अखबार। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमवंत पत्र प्रकाशित होता है। देखिए, हिमवंत नामक जो पत्र है ये कहाँ से प्रकाशित होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। हिमवंत पत्र का प्रकाशन होता है देहरादून से। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो का। निम्न में